नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां बैन। दिल्ली में आने वाली डीजल गाड़ियों पर सेस होगा दोगुना। हमें नहीं लगता ये सब तरीका से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। डीजल गाड़ियों पर बैन से ऑटो इंडस्ट्री नाराज। सीएम ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा आधे अधूरे तथ्यों पर लिया फैसला। 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं हो पाएगा जीएसटी। सरकार ने जून तक डेडलाइन बढ़ाई। कहा नहीं झुकेगी कांग्रेस के आगे। आज रात फेड बढ़ा सकता है ब्याज दर, लेकिन बाजार में चिंता नहीं। सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी 7,750 के पार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का भारत को क्रिसमस गिफ्ट। देश में नए कैंपस और ज्यादा नौकरियों का वादा। 400 रेलवे स्टेशन होंगे वाईफाई तो गांव में पहुंचेगा इंटरनेट। और बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है महायुद्ध। बाजीराव से भिड़ेंगे दिलवाले। जमकर हो रहा है दोनों फिल्मों का प्रमोशन। आज फैसले की घड़ी है। अमेरिका में दरें बढ़ने को लेकर आज देर रात फैसला होने जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों की नजर इस बड़े इवेंट पर टिकी है। वैसे जानकारों का मानना है कि अमेरिका में दरें बढ़ना तय है। वैसे अमेरिका में दरें बढ़ने का असर पूरी दुनिया के इक्विटी और कमोडिटी बाजारों पर दिखेगा। फेड के फैसले पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या, डिम्पी कालेरा और साथ में है कविता थपलियाल। कविता, सबसे पहले प्रश्न आपसे, इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में किस तरह की हलचल दिख रही है जब कुछ ही देर या कुछ ही घंटों में फेड का डिसीजन आने वाला है? बिल्कुल विपिन, 1 दशक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि रेट हाइक की जा सकती है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का ही रुझान है। अगर आप यूएस के बाजार देखें तो यहां फिलहाल तेजी में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डाउ जोन्स और एसएनपी हम देख रहे हैं आधे % की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। यूरोपियन बाजार की ओर हम रुख करें तो ये खुलने के साथ ही तेजी की ओर बने हुए हैं। 0.1% तक की तेजी फुटसी में दिखाई दे रही है, जबकि कैक और डैक्स में हम देख सकते हैं आधे % तक की तेजी है। साथ ही हमारे बाजारों के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो एसजीएक्स निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि 1% से लेकर फिलहाल यहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन 7743 का वो लेवल जहां पर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन अहम बात है कमोडिटीज की। अगर हम देखें तो कच्चे तेल में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन यहां पर एक फंडामेंटल रीजन ये है कि एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक प्राइस में बढ़त आई है। लगभग 2.3 मिलियन बैरल की बढ़त दर्ज की गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 2% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टूटा हुआ है कच्चा तेल। घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो 3.5% तक की कमजोरी है। लेकिन सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि फेड की बैठक में ऐलान होने से पहले तेजी का रुझान बना हुआ है। 1.25% तक की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखाई दे रही है और घरेलू बाजार में आप देख सकते हैं आधे % तक की तेजी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रेट हाइक हो जाती है तो प्रेशियस मेटल पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा और उसके बाद ये तेजी हम गिरावट की ओर तब्दील होती हुई देख सकते हैं। जी कविता, बहुत शुक्रिया इस क्विक रैप अप के लिए। लेकिन आप बने रहिए। अमेरिका में दरें बढ़ने का कैसा असर होगा और इसके क्या मायने हैं, इस बारे में बात करते हैं प्रदीप से। प्रदीप, कितना बड़ा इवेंट है और इसका महत्व क्या है? दरें बढ़ जाती हैं तो क्या होगा? 9 सालों के बाद पहली बार ये रेट में बढ़ोतरी होगी अमेरिका में। और बड़ी बात यह है कि मई से तैयारियां चल रही थी, लेकिन कभी मंदी आ गई चाइना में, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उथल पुथल देखने को मिली, कभी जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज खड़े हुए और हर बार अमेरिका को मजबूरन इस फैसले को टालना पड़ा। लेकिन इस बार लगता है कि जेनेट येलेन बिल्कुल फर्म है। उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि इस बार तो रेट हाइक होके ही रहेगी। लेकिन सवाल जो बड़ा उठता है वो ये है कि इस रेट हाइक के बाद क्या? कुछ लोग कह रहे हैं वन एंड डन, यानी एक बार किया और फिर बात खत्म, अगली बार देखेंगे 6 महीने बाद शायद दोबारा से बारी आए या ना आए। लेकिन मार्केट, अगर आप डेट और फॉरेक्स मार्केट के जानकारों से बात करें तो वो मानते हैं कि मार्च में फिर से एक हाइक की जगह बन सकती है। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट 2 हाइक और मान के चल रहा है। कुछ एक एक्सपर्ट्स की बात माने जो कि फेड को काफी करीब से ट्रैक करते हैं, तो वो कहते हैं कि फेड के जो मेंबर्स होते हैं एफओएमसी के, वो एक डॉट प्लॉट बनाते हैं, यानी एक संकेत देते हैं हर मीटिंग में कि आगे अगले साल भर के लिए या और लंबी अवधि के लिए ब्याज दरें कैसी चलेंगी। तो वो डॉट प्लॉट अगर आप पढ़ें तो अगले 1 साल में कुल मिलाकर 4 रेट हाइक की आशंका
जरूर खड़ी होती है, तो इससे भी थोड़ी हद तक बाजार की चिंता बढ़ सकती है। अगर उस डॉट प्लॉट में कोई ऊपर नीचे की तरफ फेरबदल हुए, उस पर बाजार की करीब से नजर होगी। जेनेट येलेन क्या गाइडेंस देती हैं, उस पर बाजार की करीब से नजर होगी। और एफओएमसी के मेंबर्स में कुछ बदलाव होने वाला है। वहां पे जो वोटिंग मेंबर्स हैं उनमें बदलाव होता है, तो जो नए वोटिंग मेंबर्स भी चुने जाने हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में फिर कमेंटेटर्स ये अंदाजा लगाएंगे कि जो नए मेंबर्स आए हैं वो पुराने मेंबर्स की जगह जो आ रहे हैं वो ज्यादा हॉकिश हैं या ज्यादा डविश हैं, क्योंकि उससे भी आगे का रुख तय होगा। तो इनडायरेक्टली फेड को पढ़ने की कोशिशें काफी की जाएंगी। जी, तो क्या होता है, आपने जो कयास बताया 11:30 बजे के बाद पता चलेगा, जब जेनेट येलेन बताएंगी कि फेड बढ़ा रहा है अपनी दरें किस हद तक और आगे का क्या प्लान है। लेकिन हम अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब दरें बढ़ी हैं तो भारतीय बाजारों में एक पर्टिकुलर पैटर्न पर रिएक्ट होता है। डिम्पी हमारे साथ है। डिम्पी, इससे पहले जब ऐसे मौके आए हैं 2 या उससे ज्यादा बार, तब भारतीय बाजारों ने किस तरीके का रिएक्ट किया है? बेहतर रिएक्शन मिली है, पहले भी और बाद में भी। और हमने 20 साल पीछे जाके हमने डाटा को खंगालना शुरू किया। ये 1994 का हमने पहला डाटा लिया जो कि 4 फरवरी का है। उसमें 6 महीने पहले करीब 70% चला जब दरें बढ़ी थी, और उसके बाद अगले 6 महीने तक बाजार करीब 8% का रिटर्न देके गया। उसके बाद ये 1999 में घटना घटी, तब उससे 6 महीने पहले 35% बाजार चला और उसके बाद 30% चला, और उसके बाद एक घटना घटी 30 जून 2004 को, उसमें भी ऐसा ही हुआ। 18% पहले बाजार चला 6 महीने पहले, और उसके बाद करीब 28% और बाजार चला, यानी कि जब ब्याज दरें बढ़ी उसके बाद भी 28% बाजार में चला है। अब 2015 है, इससे पहले भी बाजार चल चुका है। उम्मीद करते हैं दरें बढ़ेंगी और आगे भी बाजार चलेगा। जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे डिम्पी के आगे भी ऐसा ही हो। लेकिन आज रात का सबको इंतजार है कि क्या करती है जेनेट येलेन, किस तरह का आगे का गाइडलाइन देती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए। इधर अमेरिकी फेड की ब्याज दरों पर फैसले से पहले आज भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 174 पॉइंट चढ़ा, तो वहीं निफ्टी 7,750 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी ने आज खास दम दिखाया। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा की तेजी दिखाने में कामयाब रहा। वहीं मिड कैप में 0.5% की बढ़त देखने को मिली। ओएनजीसी, कैन, ऑयल एंड गैस शेयर में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा पावर सेक्टर में भी आज पावर दिखा। टेक शेयर भी आज चढ़कर बंद हुए हैं। हालांकि दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर बैन से महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट देखने को मिली। और अब बाजार के बाद रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां की जहरीली हवा को रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। लोग अच्छी हवा में सांस ले सके, इसलिए कोर्ट ने 31 मार्च तक 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली में रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी नाराज है। उसके मुताबिक यह फैसला पूरे तथ्यों को देखकर नहीं लिया गया। इस खबर पर आवाज एट 9 में विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता रोहन सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हाइलाइट्स दे रहे हैं। दीपाली हमें बताएंगी कि ऑटो कंपनियां किस कदर तक नाराज है, और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्चर आशीष, जो कि ये लेकर आए कि किस कंपनी पर इस फैसले का कितना असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात रोहन से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, और जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं वो अब दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। इनमें ऑडी, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, स्कॉर्पियो जैसी तमाम लग्जरी गाड़ियां जिनके इंजन की क्षमता 200 सीसी से ज्यादा है, डीजल का इंजन है, अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। चलिए, रोहन हमारे साथ है। रोहन, क्या 5 बड़े हाइलाइट्स हैं, आप हमें बताएं जो आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल विपिन, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा जाए तो 5 आदेश मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले तो ये कि 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं होगी दिल्ली एनसीआर में। इसमें कई सारी एसयूवीज और लग्जरी गाड़ियां आ जाती हैं। 2005 से पहले की रजिस्टर्ड ट्रक्स अब दिल्ली में नहीं आ पाएंगे। जिन ट्रकों को दिल्ली में माल नहीं पहुंचाना है उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा, उन्हें ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा। और जिन ट्रकों को दिल्ली में माल पहुंचाना भी है उन पर लगने वाला एनवायरमेंट टैक्स दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को मार्च तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करो, क्योंकि उसके बाद डीजल टैक्सियां नहीं चलेंगी। जी चलिए, तो ये बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के। इधर दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है पूरी इंडस्ट्री से, चाहे पवन गोयनका साहब की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, सियाम की बात करें, शायद हम उनसे थोड़ी देर में बात कर भी पाएं सीधे, लेकिन ओवरऑल किस तरह का रिएक्शन आ रहा है?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ऑटो कंपनियां चौतरफा निंदा कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया है। तो सियाम का ये कहना है कि पैसेंजर व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में वो महज 3% है। ऐसे में डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की बजाय एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर काम करने की जरूरत है ताकि पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। इसके अलावा अगर हम मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज बेंज ने 2 टूक शब्दों में इस बात के संकेत दिए हैं कि इस फैसले से कंपनी के देश में इन्वेस्टमेंट प्लान और एक्सटेंशन प्लान पर असर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ उसका डीलरशिप भी प्रभावित होगी। मर्सिडीज के साथ टाटा मोटर्स ने भी इस फैसले के तुरंत बाद स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये जो फैसला है इससे प्रदूषण कम करने में कुछ ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। कंपनी भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंतित है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक फ्यूल की गाड़ियों पर बैन लगाकर प्रदूषण से निपटा नहीं जा सकता है। इसके लिए अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो अलग अलग कंपनियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है, लेकिन कॉमन बात यही है कि वो लोग निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। आइए अब आपको दिखाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कहना है। As involvement of the industry in the Supreme Court hearing is concerned, industry was not in the original application that the Honorable Court had heard yesterday. In this, there was no opportunity to present facts and figures. So this was more of a general statement that the lawyer was able to make, but not present facts and figures. What my expectation is that when the Honorable Court reconvenes on 5th of January, as they have said in the order, they would review. तो आनंद महिंद्रा साहब कह रहे कि तथ्यों को यहाँ ध्यान में नहीं रखा गया। इंडस्ट्री जगत के दूसरे दिग्गज भी नाराज हैं। आइए सुना देते हैं उनका क्या कहना है। टुडे दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। इसका कुछ करना पड़ेगा। Now whether ad hocism डीजल गाड़ी over 2000 cc बैन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, there has to be a proper planned way of doing it. हमें नहीं लगता है ये सब तरीका से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये सबसे आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को अलग अलग चीज करने में, उनको दबा रहे हैं। ये दबाव होकर के नहीं होती। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। गहरी प्रॉब्लम है हमारे सामने। जो पोल्यूशन है, अगर पोल्यूशन रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सरकार ने ये दोनों प्रपोजल दिए हैं कि डीजल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन बंद करने से कुछ फायदा नहीं होगा। डीजल की व्हीकल कम चलें और दूसरा ऑड इवन करने से फायदा नहीं होगा। फायदा ये होगा कि खाली गाड़ी ना चले, एक गाड़ी के अंदर 2 सवारी 3 सवारी चले। तो काफी निराशा भी इंडस्ट्री में और एक विरोध का स्वर भी। आशीष वर्मा भी हमारे साथ है। आशीष, अब फैसला आ गया है, किन कंपनियों के लिए बड़ा झटका है? देखिए, दिल्ली में जो हवा साफ करने की मुहिम चल रही है उससे कई कंपनियों की हवा एक्चुअली निकल गई है। आपने देखा होगा बीते हफ्ते से डीजल गाड़ियों के ऊपर गाज गिर रही है। एनजीटी का जो रूलिंग आई थी उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है। इंपॉर्टेंट है दिल्ली का बाजार, एनसीआर का मार्केट, क्योंकि दिल्ली स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स का कुल 8% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जैसे आपने बखूबी हाईलाइट किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो काफी बुरे दिन आएंगे, क्योंकि 100% एमएनएम का जो पोर्टफोलियो है वो डीजल कार्स का है। इसकी जो तमाम बेस्ट सेलिंग गाड़ियां हैं उनका क्यूबिक कैपेसिटी जो है 2000 सीसी के ऊपर की है। तो और दिक्कत की बात कि जो मौजूदा ब्रांड्स हैं एक्सयूवी 500, स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनकी कोई पेट्रोल वेरिएंट्स नहीं है, तो वो दिक्कत होने वाली इस कंपनी के साथ। टाटा मोटर्स, हालांकि इंपैक्ट शायद काफी कम हो, क्योंकि सफारी स्टॉर्म, सफारी डाइकॉर, सुमो, अरिया, इन मॉडल्स पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन टाटा मोटर्स की रेवेन्यू मिक्स में इंडिया वैसे ही बहुत छोटा है और उसमें दिल्ली और एनसीआर का रीजन बहुत ही छोटा है, तो शायद बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि शायद इस रूलिंग के बाद पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स को फायदा हो, और मारुति ने स्पेसिफिक पॉकेट में अपनी पकड़ बढ़ा ली है, उसको आप रडार पे रखें। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम कैब्स, इनफैक्ट उसमें एग्रीगेटर सर्विसेज भी हैं, ओला और उबर जैसी, उन्हें माइग्रेट करना है 31 मार्च तक सीएनजी की तरफ। बड़ा पॉजिटिव है आईजीएल के लिए और इनफैक्ट गुजरात गैस और गेल जैसी कंपनीज के लिए। और इसी के चलते कहा जा रहा है सिलेंडर मेकर्स को भी फायदा होगा, तो एवरेस्ट, कैंटो और नितिन फायर जैसे स्टॉक्स शायद भरपूर फायदा उठाएं इस खबर का। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया कि कैसे इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट करेगी ये बताने के लिए, किसको कितना फायदा और सब कुछ। और साथ में रोहन और दीपाली, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और बड़ी खबरें हैं आपके लिए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत को दे डाला एक बड़ा क्रिसमस गिफ्ट, देखिए आगे।
अब बात करेंगे जीएसटी, जो अब 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं हो पाएगा। आज सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस के आगे नहीं झुकेगी। इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली से सीधे जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्या लगता है अब जीएसटी गया ठंडे बस्ते में? ये ठंडे बस्ते में गया जीएसटी, क्योंकि सरकार ने अब साफ तौर से तय कर लिया है कि अब वो कांग्रेस की किसी भी मांग को उस हद तक नहीं मानेगी जहां जीएसटी लागू करने का कोई फायदा नहीं हो। हमारी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के सामने इससे ज्यादा झुकने की हमें जरूरत नहीं है। भले ही जीएसटी हम 1 अप्रैल से लागू न कर पाए, अगर 1 अप्रैल से लागू नहीं करेंगे तब क्या होगा। उसके सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगले साल से राज्यसभा में समीकरण बदलेगा और समीकरण जब बदल जाएगा तो कांग्रेस की संख्या कम हो जाएगी और कुछ संख्या एनडीए के पास आएगी, कुछ संख्या दूसरे दलों के पास आएगी। उसके बाद जीएसटी बिल पास करना आसान होगा, लेकिन इन सब के बीच 1 अप्रैल की डेडलाइन जो मियाद है वो पूरा करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो साल में कभी भी 1 जून से भी हम इसे लागू कर सकते हैं या फिर आगे किसी भी महीने इसको लागू कर सकते हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बात सुंदर पिचाई की। गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत में है। सुंदर पिचाई का सीईओ बनने के बाद ये पहला विदेशी दौरा है। उनके साथ गूगल के दूसरे बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। आज उन्होंने गूगल फॉर इंडिया इवेंट से अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक राउंड टेबल में भारत के मीडिया जगत से भी मुलाकात की है। और इस बीच यहां पर खबर जरूर आ रही कि गूगल पर दबदबे के गलत इस्तेमाल के लिए कुछ सीसीआई से उनकी बातचीत चल रही है, यहां पर चर्चा, लेकिन इस खबर पर विस्तार में बाद में जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बताएं कि आज सुंदर पिचाई ने केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रियों से भी मुलाकात की है। सबसे पहले पिचाई वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की है। कल पिचाई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अगली मुलाकात करेंगे। लेकिन आज गूगल फॉर इंडिया इवेंट में पिचाई ने कई बड़े ऐलान किए हैं जो भारत के लिए किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं है। हम आपको बता रहे हैं सुंदर पिचाई के 5 बड़े क्रिसमस गिफ्ट। So we're going to be hiring both in Bangalore and Hyderabad. We are going to be building a huge new campus in Hyderabad. $20 million to help thousands of today's best and brightest startups, launching a new training program to help train 2 million new Android developers. We are on track to get 100 stations online by the end of the year, by end of 2016. And as I speak, the team is setting up infrastructure in Mumbai Central. Project Loon is our initiative to get balloons up in the sky so that you can provide internet to hard-to-reach rural areas. So over the next 3 years, we are going to reach 300,000 villages to help more women understand what the internet is all about. सुंदर पिचाई कल दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी में जाएंगे, जहां वो कॉलेज के छात्रों से मिलेंगे। स्टूडेंट उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। छात्रों के साथ सुंदर पिचाई के इस इंटरैक्शन को नाम दिया गया है आज सुंदर। इस कार्यक्रम को लेकर एसआरसीसी के छात्रों में काफी उत्साह है। मैं 17th के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज सुंदर पिचाई इज कमिंग टू आवर कॉलेज एंड आई आस्क हिम हाउ द कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया विल बी सपोर्टेड बाय हिम बीइंग एन इंडियन, हाउ विल ही इन्फ्लुएंस द कैंपेन ऑफ डिजिटल इंडिया। मेरा क्वेश्चन तो यही होगा सुंदर पिचाई को कि कैसे जो स्टूडेंट्स है कॉलेजेस में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, वो कैसे आईटी की हेल्प से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया को बढ़ावा देने में। मुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर हिज व्यूज ऑन अल्फाबेटिक व्हिच इज रिसेंटली ट्रेंडिंग नाउडेज। इन तमाम सवालों के जवाब सुंदर पिचाई से सुनने के लिए ये छात्र बेताब है। एसआरसीसी में गूगल सीईओ के आने से इतना उत्साह है कि आपको कॉलेज में जहां भी स्टूडेंट का ग्रुप दिखाई देगा वहां सिर्फ सुंदर पिचाई की ही चर्चा हो रही होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी मिस्टर सुंदर पिचाई एट एसआरसीसी। सुंदर पिचाई से मुलाकात के लिए छात्रों में काफी क्रेज दिखाई दे रहा है। मैं तो 9:30 बजे आके बैठ जाऊंगा बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे उनको बहुत क्लोज से होके देखना है। पहली बात तो सुन के बहुत अच्छा लगा था कि सुंदर पिचाई आ रहे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ इंटरव्यूज देखे हैं या फिर ट्विटर में वी फॉलोड। 16 दिसंबर को गूगल सीईओ सुंदर पिचाई भारत आ रहे हैं। ये सीईओ बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। 17 दिसंबर को सुंदर एसआरसीसी में 2 से 4 बजे तक छात्रों के साथ रहेंगे।
ये इंटरैक्शन एसआरसीसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसकी क्षमता 1500 लोगों की है। आस्क सुंदर नाम के इस सेशन में सवाल पूछने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर है, जिसके बाद कोड जारी किया जाएगा। इस कोड के आधार पर छात्रों की एंट्री होगी। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से पूछे जाने वाले स्टूडेंट्स के सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। हालांकि आज सुंदर सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स के जितने भी सवाल सुने उनको देखकर कहा जा सकता है कि एसआरसीसी समेत पूरा यंगिस्तान सुंदर पिचाई का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब बात करेंगे पैन कार्ड की। शॉपिंग के लिए पैन कार्ड दिखाने के नियम में जो बदलाव किए गए हैं उसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय दिख रही है। बदले हुए नियमों के तहत 2 लाख से ज्यादा की शॉपिंग और 10 लाख से ज्यादा के प्रॉपर्टी सौदों पर पैन दिखाना जरूरी होगा। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश कार्ड पर भी इसे जरूरी बनाया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने पहले की लिमिट में नियम आसान बनाए जाने का प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी स्वागत किया है। हालांकि वो चाहते हैं कि सरकार 1% TDS के नियम पर फिर से विचार करे। ये जो आपका पैन कार्ड का जो सिस्टम है बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है, हम इसके साथ हैं। तो प्लीज गिव रिलीफ टू द कस्टमर बाय विड्रॉइंग 194, वेयर 1% TDS ट्रांजैक्शन पे 50 लाख की संपत्ति से ज्यादा अगर कोई खरीद तो 1% जो TDS था वो हटाया जाए। नहीं, फायदा तो कुछ नहीं है। ये अच्छा है कि पैन कार्ड दिखा के जो भी खरीदे, और अगरचे ये तो अभी 1% TDS भी डिडक्ट होता है जो भी पेमेंट करता है, जो भी खरीदी करते हैं इंडिविजुअल ने, उसको 1% TDS भी डिडक्ट करना चाहिए। तो इसमें अच्छा ही है, उनका भी पैन कार्ड का नंबर मिलता है हमें, और एक सिस्टम बन जाता है। हालांकि इकोनॉमिस्ट सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्लैक मनी को रोकने की बजाय इस कदम से इसे बढ़ावा ही मिल सकता है। इसमें अगर पैनी निगाह से इसको रेगुलेट किया जाए, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इसका अगर मिसयूज ना हो कि बड़ी प्रॉपर्टीज को छोटों में बदल के करा जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें जो निम्न मध्यम वर्ग है उसको फायदा हो सकता है कि उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो मतलब जिसे कहते हैं ना लो कॉस्ट हाउसिंग, उसको खरीदारी में, उसकी खरीद फरोख्त में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। मगर इसको भी मैं कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस समय थोड़ी सी सरकार जो रियल एस्टेट में शिथिलता है, जो मंदी है, उससे थोड़ा सा शायद हो सकता है कि नर्वस होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। टैक्स एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सरकार का फैसला ब्लैक मनी की सप्लाई तभी रोक पाएगा जब इसे लागू किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बड़े ट्रांजैक्शंस पर पैन दिखाना जरूरी बनाने के नियम को लागू कर पाएगी। कभी कभी ओवर रेगुलेशन भी तंग करता है। अगर इकोनॉमिक फ्री रहे और कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में मेंटेन करने की जरूरत है, तो कभी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो अब जो गवर्नमेंट का आइडिया है कैशलेस इकोनॉमी में मूव करने में, उसमें तो अच्छा लगता है, लेकिन इनिशियल फेज में, ट्रांजिशनल फेज में इससे इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, मेरा ऐसा मानना है। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।